हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा वीडियो होगा एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 12 जो हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं अभी, और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 में 6 चैप्टर किया है, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है और मेडिएवल में हम लोगों ने फॉरेन टेरर्स के बारे में पढ़ा है। अब ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जनरली विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग एक एक डिटेल कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बहुत सारे बुक्स में देखते होंगे, लूसेंट या कोई बुक्स में देखते होंगे कि आप विजयनगर साम्राज्य है, उसके बाद जो उसके 4 डायनेस्टी हो गए, संगम, सुलभ, तुलुभ, ये सब। उसके बाद उसके कुछ कुछ शासक के बारे में आपको देखने को मिलता होगा। तो उस तरह से इसमें चीजें नहीं है। इसमें जो चीजें हैं वो आपके विजयनगर साम्राज्य को पूरे अच्छे तरीके से समझना, कैसे विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या चीजें थी, कैसा उसका प्रशासन था, कैसे हर एक चीज उसके, कैसे अर्बन सेंटर है, कैसा गांव का क्या मतलब लाइफ था, किस तरह के उन्होंने स्थापत्य का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, क्या स्ट्रक्चर था, हम उन हर एक बातों पे कवर करने वाले हैं। जो कि ज्यादा टिप्पणी सवाल अगर बनेगा तो यहां से बन सकता है ना। और बहुत सारे सवाल जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं वो भी आपको मैं जब करवाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा ये सब सवाल एनसीईआरटी से सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। तो जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सवाल बन सकते हैं उन सभी पहलुओं पर चर्चा हम करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी अभी तक हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक क्लास 12 तक ये लास्ट होने वाला हमारा पूरा मतलब हिस्ट्री। तो जिन्होंने भी अच्छे से देखा होगा वीडियो स्टार्टिंग से, उनको पता होगा कि क्या अहमियत है इस एनसीईआरटी सीरीज का। तो एनसीईआरटी सीरीज अभी हम लोग जनरली मेडिएवल हिस्ट्री में 2 चैप्टर और है, इसके बाद मुगल वाला है, उसके पढ़ेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जो नए होंगे पहली बात वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और जिनको लगता है कि पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करें तो हार्डली आपको 20 दिन, या आप देख सकते हैं कि हार्डली 20 से 20 वीडियो होगा पूरा हिस्ट्री का। 20 वीडियो अगर आप देखते हैं 20 दिन में तो आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा एनसीईआरटी को लेके। साथ ही साथ इसके ऊपर एमसीक्यू जो मैं सीरीज लाऊंगा तब वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है ना। एनसीईआरटी सीरीज में जब मैं इसके ऊपर एमसीक्यू लाएंगे, जो यूपीएससी हो, सीडीएस के पेपर हो, सीएपीएफ के पेपर हो, एसएससी सीजीएल के पेपर हो, बीबीएससी के पेपर हो, स्टेट पीसीएस के पेपर हो, जितने भी सवाल पूछे गए हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट की बात करो। ऐसे तो विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारा सवाल पूछा गया, लेकिन एनसीईआरटी से जो सवाल आया होगा, जो डायरेक्ट लाइन आया होगा, उन सारे सवालों को कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर को हमारा है जो विजयनगर साम्राज्य। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमको पता है कि हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। कहां पे? कृष्णा और तुंगभद्रा वाला एरिया में, है ना, उस बेसिन में। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इसमें 4 वंश थे, संगम, सुल्लुभ, तुल्लुभ और अराबिलु। 4 डायनेस्टी आए। जो हरिहर बुक्का थे वो संगम डायनेस्टी के, और कृष्णदेव राय वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो आपका विजयनगर साम्राज्य के शासक हुए वो तुल्लुभ डायनेस्टी के थे, है ना, तुल्लुभ डायनेस्टी के थे। विजयनगर साम्राज्य को हम लोग विजय का शहर बोलते, नाम ही विजयनगर है ना, विक्ट्री सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग समझेंगे बात को। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि रिवर कृष्णा तक ये फैला हुआ था, है ना, तुंगभद्रा से लेकर रिवर कृष्णा तक चीजें पूरा फैली हुई थी, है ना। और ये बताया जा रहा है कि 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं। तालिकोटा का युद्ध हुआ, राक्षस तांगड़ी का युद्ध बोलते हैं, दक्कन के सुल्तान के साथ, जो कि हमेशा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तान, इनके बीच में हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। तो जब तालिकोटा का युद्ध होगा 1565 में, तो विजयनगर साम्राज्य पूरे रूप से बिखर जाएगा, खराब मतलब कहने का मतलब पतन हो जाएगा। और उसके जो अवशेष बचेंगे, जो मतलब कहने का मतलब जो टूटे फूटे जो महल वहल बचते हैं, उसको हम लोग हम्पी बोलते हैं, हम्पी के खंडर बोलते हैं ना, जो कर्नाटक में है। तो इसके बारे में आपको देखने के मिलता है। ठीक है, कह रहा हम्पी का नाम जो है वो मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ है। जो हम्पी नाम है वो मातृ देवी, वहां की एक मदर गॉडेस है, उनका नाम पंपा देवी है, उनके नाम पे इसका नाम हुआ है। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा मतलब इंट्रोडक्शन। डिस्कवरी ऑफ हम्पी। डिस्कवरी ऑफ हम्पी में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जनरली हम लोग समझेंगे 1800 में सबसे पहली बार अगर हम बात करेंगे तो मैकेंजी, है ना, कॉलिन मैकेंजी करके एक ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश है, और जो कि पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, है ना, कॉलिन मैकेंजी 1815 में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब कहने का मतलब कि एक ऑफिसर
है ना, एक ऑफिसर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये मैप भी बनाते थे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने देखा था हम्पी के रूइंस को 1800 में, इस बात को समझेंगे। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब हम्पी के रूइंस को देखा गया तो वहां पर जो पुजारी थे, जो विरूपाक्षा मंदिर है ना, विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी हैं, पंपा देवी की पूजा है, इन सारे चीजों से, दंत कथाओं से, अलग अलग चीजों से, पुजारियों से इंफॉर्मेशन ले लेके इतिहास को कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पे ये साम्राज्य था, ये साम्राज्य था, सब कुछ चीजें, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ओके। फिर बात धीरे धीरे चीजें आई, लोग यहाँ पे से बहुत कुछ चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब कहने का अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख भी मिले मंदिरों में, जिन अभिलेखों से पता चला कि यहाँ पे कौन सा साम्राज्य था, क्या चीजें थी। तो धीरे धीरे आगे जाके, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, इस बात को हम लोग समझेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि स्रोतों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। देखिए, आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर आए, बहुत सारे विदेशी यात्री आए, है ना। डोमिंगो पेस है, बारबोसा है, नूनीज है ना। तो ये सब जो आए आपके, जो भी कहने का मतलब है फॉरेन ट्रेवलर, उन्होंने भी कुछ न कुछ चीजें लिखी विजयनगर साम्राज्य के शहरों के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के इरिगेशन सिस्टम के बारे में, बहुत कुछ के बारे में लिखा। तो उनसे भी हमें इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। इन्होंने जो भी बोला, जो भी विदेशी यात्री ने जिन्होंने जो भी वर्णन किया, वो सब वर्णन ज्यादातर जो भी साहित्य उस समय लिखे गए थे तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में, उससे भी आपको चीजें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आगे चलेंगे, है ना। देखिए, ये कॉलिन मैकेंजी के बारे में है। 1754 में जन्मे थे, 1815 में भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, 1821 में उनका डेथ हो गया था, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे। इन्होंने ये भी कहा था, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अभी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाएं कानून और रीति रिवाज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। चलिए, वो बात बताया गया कि मतलब इसके बारे में कोई काम करनी। राय, नायक और सुल्तान। देखिए, राय जो जनरली विजयनगर साम्राज्य के जो राजा, जो सम्राट हुए, उसको राय बोला गया, है ना। नायक जनरली आगे हम लोग देखेंगे, जो मिलिट्री कमांडर उसको बोला गया, और सुल्तान इसको जोड़ा गया है, जनरली जो दक्कन के सुल्तान है उससे जोड़ा गया। इस बात को समझेंगे। हरियर और बुक्का के द्वारा 1336 में स्थापना किया गया, जो हम लोग सबको पता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सवाल को कह रहा है कि जो ये एम्पायर है, जो इस पूरा विजयनगर साम्राज्य को बोलते हैं ना, ये हमेशा इसके फ्रंटियर फ्लक्चुएटिंग रहे, इसकी जो सीमा है हमेशा बढ़ते घटते रहा। कभी क्षेत्र को दक्कन के सुल्तानों ने जीत लिया, कभी गजपति जो उड़ीसा के शासक थे उसने जीत लिया, कभी विजयनगर साम्राज्य ने उन क्षेत्रों को जीत लिया। तो एरिया बढ़ते घटते रहा। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत लैंग्वेज बोलने वाले लोग, कोई कन्नड़ बोल रहे हैं, कोई तमिल बोल रहे हैं, कोई तेलुगु बोल रहे हैं, कोई मलयालम बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था ना। तो आपको और बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन के लोग भी, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग भी थे। कर अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। उर्वर नदी घाटी, उर्वर नदी कृष्णा, तुंगभद्रा, ये जो नदियां हैं, इनके बीच के जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल एरिया है। तो जो भी राजा कंट्रोल में रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा एग्रीकल्चर होगा। पहले तो मेन एग्रीकल्चर ही तो मेन चीज था ना। जितना एग्रीकल्चर होगा उतना सरप्लस, जितना राजा के पास पैसा आएगा, राजा के पास कहने का मतलब रेवेन्यू आएगा। तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही साथ ये एरिया आप देख सकते हैं, तो पोर्ट है, बंदरगाह है, व्यापार हो रहा है, अलग अलग अरब देशों से इस सबसे व्यापार हो रहा है, तो उससे भी फायदा, तो इससे संघर्ष होते रहता था, है ना। साथ ही साथ लड़ाई हुआ तो ठीक है, लेकिन इनके बीच में सब विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, विशेष रूप से स्थापत्य का। स्थापत्य मतलब कि जो आर्किटेक्चर का, कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों का ग्रहण किया। जो भवन निर्माण की तकनीक था, जो दक्कन के सुल्तानों से, जो दक्कन के जो सुल्तान थे, है ना, उनके द्वारा जो स्थापत्य निर्माण किया, उनके कला को, उनके चीजों को, टेक्निक को सीखा, अपने जब निर्माण किया तो उस तरह की झलकियां दिखती है ना। इस बात को समझेंगे। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल और कर्नाटक के होयसाल के राज्य का विकास। अब इस बात को समझेंगे, चलिए ठीक है, यहाँ पे कि कर्नाटक साम्राज्यम
किसके लिए प्रयुक्त हुआ, इस बात को समझेंगे। यहाँ लिखा गया कि जैसे कि जो हिस्टोरियन है, जो इतिहास जिन्होंने लिखा, उन्होंने तो ठीक है विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य बोला, नाम रखा कि ये विजयनगर साम्राज्य है, कैपिटल विजयनगर था तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य बोला। बट यहां पे लिखा गया है कि वहीं पे जो विजयनगर साम्राज्य के टाइम में जो और भी शासक थे और भी जो साम्राज्य थे, उसने विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से संज्ञा दिया, मतलब कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से बोला गया। तो कर्नाटक साम्राज्यम बोले, सवाल पूछा जाए कि किस वंश के लिए प्रयुक्त किया, किस साम्राज्य के लिए प्रयुक्त किया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के लिए। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूं। अब देखिए मैप है, ये देखिए विजयनगर साम्राज्य है ना, ये विजयनगर साम्राज्य है, ये पूरा एरिया है। ऊपर में आपका तुंगभद्रा आएगा, फिर कृष्णा आएगा। तो ये जो पूरा एरिया, ये कालीकट है, ये अलग है। अब देखिए ये जो पूरा गजपति, उड़ीसा का शासक गजपति, हाथी आया था उड़ीसा में, तो गजपति ये जो एरिया है, कभी कभी इसके जनरली गजपति शासक ने कृष्णदेव राय को ट्रिब्यूट में दिया था। ये एरिया यहाँ पे लिखा, ये एरिया ट्रिब्यूट में है, मतलब दान में है, या बोल सकते हैं कि एक तरह से नजराना के रूप में मिला हुआ है। फिर देखिए ये बीजापुर के है ना, बीजापुर है, पिदार है, बिरार है, गोलकुंडा है, अहमदनगर, ये सारे एरिया जो दक्कन सल्तनत बोला गया, जिससे हमेशा कहीं ना कहीं झगड़ा होते रहता था। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए तो ये कह रहा है कि जो कर्नाटक के होयसल बता रहा, अच्छा तमिलनाडु आपको पता है, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में चोला ने शासन किया था पहले, और वहां पे बिरदेश्वर मंदिर बनाया था तंजावुर में। तो बिरदेश्वर मंदिर, इनको संरक्षण प्रदान किया किसने, विजयनगर साम्राज्य ने, है ना। फिर देखिए होयसल, आपको पता होयसल में कर्नाटक वाला में है ना होयसल। होयसल वंश ने चनक सेवा है ना, चनक सेवा टेम्पल बनाया, कहां पे, बेलूर में। तो उसको भी कहीं ना कहीं इन साम्राज्यों के द्वारा, इनके शासकों के द्वारा पैट्रोनेज मिला, मीन्स कहने का मतलब संरक्षण मिला, है ना। इस बात को ध्यान में रखते। यहां लिखा विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, अपने आप को क्या कहते थे, राय कहते थे, इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसा कि हम देखेंगे, और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाहिर सी बात है, मंदिर बनाने की परंपरा को, है ना। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए और भी क्या चीजें उसको देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है गजपति का अर्थ है हाथियों का स्वामी, जो हम लोग को पता है, गजपति का अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं के दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति, देखिए ध्यान रखिएगा, दक्कन के जो सुल्तान है उसको अश्वपति के नाम से बोला गया। उड़ीसा के सुल्तान को, उड़ीसा के शासक को गजपति, और जो विजयनगर साम्राज्य के जो हैं उनको बोला गया राय या नरपति, राय और नरपति, है ना। रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। क्लियर है, थोड़ा सा आप चीजों को समझिएगा, है ना। हम बात करेंगे किंग्स एंड ट्रेडर्स के बारे में, मतलब राजा और उसके बीच में किस तरह से ट्रेड होता था, उसमें मतलब कुल मिला के इकोनॉमी की बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए मेन चीज शासक के लिए क्या है, युद्ध है, युद्ध है। और युद्ध कैसे होगा, जिसके पास अश्वसेना हो, जिसके पास कैवेलरी हो। तो अच्छे क्वालिटी का घोड़ा मिलता था आपका वेस्टर्न सेंट्रल एशिया से, अरब देश से घोड़ा आता था, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था और इसमें हमेशा कंपटीशन भी रहता था। यह व्यापारिक आरंभिक चरणों में अब अरब व्यापारियों द्वारा, मतलब स्टार्टिंग में तो जो अरब के जो मर्चेंट्स हैं उनके द्वारा एक काम होता था, बेचते थे। फिर धीरे धीरे लोग, मतलब स्थानीय लोकल ट्रेडर्स भी बने, उनको कुदरई चट्टी बोला गया घोड़े का व्यापार। सवाल आ सकता है, कुदरई चट्टी टर्म यूज्ड इन मिडाइवल इंडिया फॉर होम, किसके लिए इस्तेमाल किया गया कुदरई चट्टी। यही देखिए एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल बनाएंगे, जो आपके लूसेंट में है, जो आपके घटना चक्र में है, वो सवाल तो सबको पता है, सब लोग रटे पड़े हैं। तो उस तरह का नहीं बताएगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, 1336, सबको पता है, हरिहर बुक्का ने किया, सबको पता है, वो नॉर्मल है, सबको याद है। लेकिन सवाल बनाएगा कुदरई चट्टी। अब कुदरई चट्टी क्या था, तो घोड़ों का व्यापारी, खत्म बात यहीं से, है ना। कह रहे चलो आप देखिए, ये तो ठीक है, कुदरई चट्टी जो लोकल ट्रेडर्स हुए जो घोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। 1498 आपको पता है कि पोर्टुगीज का आगमन होगा भारत में, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में।
ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने की सहायता की। अब पता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इन्होंने पुर्तगाल उस समय है, तो पुर्तगालों से जो अब कह सकते हैं कि मिलिट्री ट्रेड किया है ना, बंदूक तोप ये सब लेने वाला काम किया। ठीक है, विजयनगर में मसालों वस्त्र, देखिए विजयनगर है तो पूरा साउथ इंडिया मसाला के लिए प्रसिद्ध भी है ना, तो वहां पे कपड़ा भी है, वस्त्र भी हो रहा है, रत्न भी हो रहे हैं, है ना, समुद्र किनारे हैं तो बहुत सारे रत्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक बना। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी और विशेष रूप से रत्न और आभूषण। दूसरी ओर से व्यापार से प्राप्त राजस्व आय राज्य की समृद्धि। अब देखिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि राजा को जो शासक है उसको ड्यूटी मिलेगा, उसको राजस्व मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब जो साम्राज्य है वो फले फूलेगा। तो उसके बारे में भी है और कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया पोर्टुगीज से मिलिट्री ट्रेडिंग और मसाला कपड़ा ये सबसे कर मिलता था जनरली उन राजाओं को, है ना। क्लियर, आगे चलते हैं। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, जनरली हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और कैसे खत्म हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे तो चार वंश मैंने पहले बता दिया। हरिहर बुक्कर ने स्थापना किया संगम डायनेस्टी, फिर बाद में जो डायनेस्टी आए संगम, सुल्लूब, तुर्लूब, अराबिडो। तुर्लूब से कृष्णदेव राय हैं, आप बात को समझिएगा। लास्ट है अराबिडो, ये याद रखिएगा। ठीक है, एसएसटी कैसे एसएसटी पढ़ रहे हैं, एसएसटी तो कभी भी भुलाइएगा नहीं। ठीक है, एसएसटी ऐसे करके याद रखिए, लास्ट में अराबिडो है। देखिएगा कल के पहला राजवंश संगम राजवंश, ठीक है, 1485 तक रहा। 1485 तक कौन रहा? संगम डायनेस्टी। सुलूब ने उन्हें उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे। इसी के सैनिक कमांडर संगम डायनेस्टी के अंदर जो मिलिट्री कमांडर राया, उसने इसको हटा के एक नए वंश की स्थापना किया, उसको बोला सुलूब डायनेस्टी, जो 1503 तक रहा। फिर बाद में तुल्लुब स्थान लिया और जिसमें कृष्णदेव राय सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय के शासन की चरित्रीय विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया, है ना, केवल लड़ाई नहीं किया, फैलाया, एक्सपेंशन किया और कंसोलिडेट किया कि आसानी से साम्राज्य को तोड़ नहीं सकता, आसानी से साम्राज्य को कोई जीत नहीं सकता, तो कंसोलिडेट करने का भी काम किया। कह रहा है कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच रायचूर द्वाब कहां पे है? तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच के एरिया को रायचूर द्वाब बोला गया, तो उस पर भी कंट्रोल किया, है ना। 1512 उड़ीसा के शासकों का दमन किया। 1514 बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से परास्त किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब इस बात को समझेंगे। 1512 में रायचूर को जीता, 1514 में उड़ीसा को जीता और 1520 तक बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह से पराजित किया। डेट नॉट इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था कि फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों का जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव। गोपुरम गेटवे टू टेम्पल, कोई बहुत बड़ा टेम्पल है, उसकी जो एंट्री है ना, बहुत दूर में टेम्पल है और उस टेम्पल में मतलब एंट्री करने के लिए जो गेट बना उसको गोपुरम बोला गया। जो कहा जाता है कि कृष्णदेव राय के द्वारा ही ये गोपुरम निर्माण की कला जो है स्टार्टिंग हुई है ना, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसने अपनी मां के नाम पे विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। सवाल एग्जाम में आ चुका है ना, नगालपुरम जो शहर है उसका स्थापना किया गया विजयनगर कृष्णदेव राय के द्वारा, है ना, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, अपने मां के नाम पे। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, अब सब कुछ तो याद नहीं रखना है ना। कृष्णदेव राय की डेथ कब हुई? 1529 में, है ना। राज्य के ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायक और सेनापतियों से चुनौती का सामना, मतलब ये हुआ कि आफ्टर कृष्णदेव राय, अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण सा, अब देखते हैं कि हर एक वंश का वही हाल हुआ कि अगर बहुत
महत्वपूर्ण शासक है, बहुत ही पावरफुल शासक है, जो किसी भी साम्राज्य को कंसोलिडेट करके रखा है। अगर उसका डेथ हो जाना, उसके बाद उस साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन हो जाएगा, कि शासक कमजोर आएंगे, आपस में लड़ेंगे। वही हुआ इसका, कि यहाँ पे उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायक या सेनापतियों से चुनौती का सामना, जो भी इसके बाद, जो भी कृष्णदेवराय के बाद जो भी आए, तो ऑलरेडी खुद में लड़ रहा। इसके जो मिलिट्री कमांडर नायक है वो राजा से लड़ाई कर रहा है ना, उनके बीच में विद्रोह है। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराबीडू के हाथों में चला गया, जो लास्ट है। 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले ही की तरह इस काल में भी विजयनगर शासक और साथ ही दक्कन सल्तनत के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सुल्तानों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में कह रहा है कि विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में, वही जो मैंने बताया तालीकोटा का युद्ध जो है, विजयनगर के तरफ से कौन लड़ रहा है? प्रधानमंत्री राम राय, है ना। और उस उधर में 3 है सुल्तान, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के सुल्तान। इन तीनों ने लड़ाई किया और जाहिर सी बात है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार हुई, है ना। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पे धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराबीडुस राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी के समीप शासन किया। मतलब जाहिर सी बात है कि जो विजयनगर एम्पायर जहां पे जो शासन कर रहा था वो छीना गया हाथों से, और फिर जो यहाँ के जो अराबीडू वंश के जो लास्ट के शासक रहे उसने पेनुकोंडा और चंद्रगिरी ऐसे एरिया से शासन करना, मतलब थोड़ा पूरब की ओर चला गया। मतलब कुल मिलाकर कुछ था इनके हाथ में नहीं। अच्छा, साइड में एक चीज है आपको, तो नायक तो मैंने बता दिया, सेना प्रमुख थे, मिलिट्री कमांडर, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब देखिए कृष्णदेव राय ने एक बुक लिखा है, एक बुक नहीं बहुत सारा बुक, रास मंजरी लिखा, अमुक्ता माल्यादा लिखा, है ना, बहुत सारे बुक लिखे। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जामवती कल्याण लिखा। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के शासन कला के विषय में अमुक्ता बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। सवाल पूछता ये नहीं पूछता, सवाल पूछता है कि अमुक्ता माल्यादा बुक किस का थीम क्या है, विषय क्या है। तो अमुक्ता माल्यादा बुक जो है वो लिखा गया है स्टेट क्राफ्ट पर, मतलब शासन कला पे, कैसे शासन करना है। जैसा कि आपने स्टेट क्राफ्ट पे अर्थशास्त्र भी देखा है ना, अर्थशास्त्र बुक उसी तरह से लिखा है, राजा को कैसे रहना चाहिए। तो अर्थशास्त्र बुक भी एक स्टेट क्राफ्ट का बुक है, उसी तरह से अमुक्ता माल्यादा भी बुक है जो स्टेट क्राफ्ट की तरह, और लिखा गया है किसके द्वारा? विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। इसने बोला है तेलुगु में है, किसमें है? तेलुगु में है। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथी, रतन, चंदन, अन्य वस्तु खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफान, बीमारी, थकान के कारण देश में उतरना पड़ता है, भली भाली देखभाल हो। सुदूर देशों के व्यापारी जो हाथियों और अच्छे घोड़े का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर उसे उचित मुनाफे स्वीकृत देकर अपने, मतलब कुल मिला के है ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए। पोर्ट है, पोर्ट का कंडीशन अच्छा रखें। जो दूर से व्यापारी नाविक आ रहे हैं उनके लिए अच्छा से देखभाल करें, है ना। जो भी हाथी और अच्छा घोड़ा का जो इंपोर्ट करते हैं, है ना, जो भी व्यापारी, उसका देखभाल करिए, उसको हमेशा इंक्रीमेंट दीजिए, उनको तोहफा दीजिए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहां पे आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहित किया जा रहा है राजा के द्वारा व्यापार को, और ऐसा बोला गया है अमुक्ता माल्यादा में, है ना, अमुक्ता माल्यादा में। कंप्लीट है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोगों ने चीजों को देखे समझ में कैसे आएगा। पहले तो जैसा मैं बता रहा हूं अच्छे से आप चीजों को समझिए, है ना। आपका 1 घंटा अगर समय जाता है और 1 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं। अगर इसी चैप्टर को कहीं और भी चीजें पढ़ेंगे तो जनरली अगर आप खुद से ही पढ़ेंगे तो 1 घंटा से ज्यादा समय लग जाएगा, और साथ ही साथ आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या जरूरी है। लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा 1 घंटा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इस पेज से क्या जरूरी है, इस पेज में क्या जरूरी है आपको जो समझने लायक है। मैंने बताया मुक्ता माल्यादा क्या होता है ना, 4 वंश के बारे में बताया, राय नायक क्या होते हैं, राय क्या होते हैं, है ना, कुद्दी चिटराई क्या होता है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट से मैं आपको कवर करवा रहा हूँ वही सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे बातों को? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है।
आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेम चीज उसी का भी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी टॉपिक में है ना। ये देखिए मैप है ना, कुछ एरिया है जिसके बारे में बताया गया है। ये 14 से लेके 18 सेंचुरी तक का मैप है, मतलब कुल मिला के 1300 से लेके 1799 तक का मैप है, ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं, हाँ ठीक है, कौन कौन सा एरिया कहाँ पे था, गोलकुंडा कहाँ है, देखिए कृष्णा तुंगभद्रा है ना, देखिए ये कृष्णा नदी है, ये यहाँ ये सब पूरा एरिया तक फैला हुआ था, पूरा विजयनगर साम्राज्य, समझ रहे बात को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है ठीक है, दक्कन के सुल्तानों ने तो ठीक है विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, लेकिन कह रहा है कि सुल्तान और राय मतलब विजयनगर साम्राज्य के राजा के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या कभी कभी शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे, हमेशा लड़ाई नहीं हो रहा है इनके बीच में। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाले विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया, है ना। अब इस बात को समझिएगा, यवन राज्य का स्थापना करने वाला, है ना, किसको बोला, तो दक्कन सुल्तानों को। तो यहाँ यवन संस्कृत भाषा का शब्द जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया, है ना। इस बात को समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया स्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम, है ना, टाइटल है ना दिया गया। ओके, इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का मतलब कहने का मतलब जो विवाद था कि कौन गद्दी में बैठेगा, तो उसके में हस्तक्षेप किया और अच्छे से चीजों को किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतों दोनों एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे, आप देखिए राम राय जो लास्ट है ना पीएम जो अराबीडू वंश का था ना, जो उसमें जो पीएम है राम राय, इसने क्या किया ना, इसने दक्कन के सुल्तानों को आपस में लड़ाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर जब बाद में सुल्तानों को समझ में आया तो फिर इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इसकी हार हुई, तो सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। अब देखिए राय तथा नायक, राय तो समझ गए राजा है और नायक मतलब आपका सेनापति। अब बात को समझेंगे, जो नायक है ना, सेनापति, जनरली नायक जो थे है ना, उसका काम देखिए क्या लिखा गया, एक सेकंड जूम कर देते हैं। कह रहा साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलो, अब देख ना, जो नायक है, जो जिसको हम लोग नायक बोल रहे हैं, उसका काम है किला का देखभाल करना, है ना, राजा के बातों को पालन करना, किला का देखभाल तो कर ही रहा है, साथ साथ राजा के बातों का पालन कर रहा है ना, और आर्म सपोर्टर है, राजा को कभी कभी युद्ध में भी सपोर्ट कर रहा है, सशस्त्र समर्थक होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे, है ना। ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। नायक तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की पर्व सत्ता के आगे समर्पण किया और ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता था। ये नायक कभी इतने पावरफुल होते थे, है ना, कि कभी कभी राजा से ही लड़ जाते थे, और कभी तो जब विरुद्ध कहने का मतलब है कि जब विरोध करते थे राजा का, राय का विरोध करते थे, तो सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इसको बस में किया जा सकता था, ठीक है। अमर नायक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमर नायक सवाल एग्जाम में पूछा गया है ना। अमर नायक सिस्टम जो है विजयनगर साम्राज्य का बहुत आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, देखेंगे तो कह रहा है कि ये जो अमर नायक है, ये एकता प्रणाली, आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है ना, तो एकता सिस्टम क्या था कि सुल्तान अपने अमीर या जो भी उस समय जो आप कह सकते हैं कि जो नोबल्स थे, है ना, अमीर वर्ग, उसको जमीन का टुकड़ा दे दिए कि देखो ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारे अंडर हम कर देते हैं। एकता सिस्टम था, मुक्ति, तुम एकता दार हो, तुम इस जमीन से जितना भी रेवेन्यू आएगा कुछ हिस्सा हमको दे दोगे और बाकी हिस्सा अपने पास रखोगे, है ना, और उससे खर्चा चलाना है, लेकिन
तुमको इतना जमीन दे रहे हैं, इससे तुमको रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो तुमको मेंटेन करना है, आर्मी रखना है अपने साथ, कैवेलरी रखने हैं। जब भी हमको युद्ध में जरूरत पड़ेगा तो तुम उन आर्मी को, उन घुड़सवारों को मेरे पास भेजोगे। ये था। और सेम उसी का एक आप कह सकते हैं कि अमार नायका उसी तरह का सिस्टम है जो सल्तनत से कहीं ना कहीं देखा गया। और ये अमार नायका राजा को समय समय पे नजराना पेश करते थे, ट्रिब्यूट देते थे, और राय में राजा द्वारा राज क्षेत्र दिया जाता था, उस पर भू राजस्व वसूली करते थे। कुछ रखता था खुद के लिए, जिसमें अपना घोड़ा रखना है, हाथी रखना है, और कुछ स्टेट को इसका राजस्व देता था। तो कुल मिला के वही है जो हम लोगों ने इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अमार नायक सैनिक कमांडर थे, चीफ, हाँ सैनिक कमांडर, जो आपका मिलिट्री कमांडर है, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसान, सिर्फ कर्मी तथा व्यापारियों से भू राजस्व वसूल करते थे। वो राजस्व का कुछ भाग अपने पास, है ना, और कुछ, ठीक है। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्हें पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिर तथा सिंचाई के साधनों में रखते थे। अमार नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपने स्वामी भक्त प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहार करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे के स्थान, हाँ अब ये चीजों को समझिएगा कि अमार नायका के बारे में आप देखिए, जैसे कि आपने जैसे कि आप देख सकते हैं ना, मनसबदार प्रथा आप लोग पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी में। तो मनसबदार प्रथा क्या रहता है कि आपके जो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर होता था, हेरिडेटरी नहीं था। जनरली मतलब ये होता था कि कभी भी आपसे आपको ऐसा नहीं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहीं पर का आपको एक एकतादारी मिला, वहीं पर का जमीन आपको मिला, जागीरदारी मिला, नहीं। तो जागीरदारी प्रथा भी सिस्टम वही था कि कभी भी आपको ट्रांसफर कर देता था, कभी यहाँ का जागीरदार कभी यहाँ का जागीरदार बना देता था। तो वही सिस्टम था कि अमार नायक में को हमेशा कभी इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में ट्रांसफर कर देता था, है ना। और ये हमें महत्वपूर्ण चीज, ये सवाल एग्जाम में बना सकता है कि which of the following statement is incorrect about अमार नायका। अमार नायका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बता देगा। अमार नायका इज द चीफ मिलिट्री कमांडर, है ना, सेना प्रमुख था। तो आप बोलिए सही, इस सही बात है। अमार नायका को कुछ टेरिटरी दिया था राय के द्वारा, बोले सही है ना। तीसरा स्टेटमेंट रहेगा कि यहां पे ये रहेगा कि दे आर परमानेंट, है ना, परमानेंट, कि अमार नायका को जो मिलता था टेरिटरी, है ना, ये और वो परमानेंट होते थे एक स्थान पे, तो गलत है। दे आर नॉट परमानेंट, है ना। यहां पे लिखा गया है कि ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों ऐसा दिखाता है कि राजा के पास कंट्रोल था अमार नायका के ऊपर, ऐसा नहीं कि तुम बन गए तो बन गए, तुमको कहीं भेज सकते हैं, तो वो है ना, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन कुछ अमार नायका पावरफुल हो गया, जब राजा कमजोर हुआ तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, क्लियर है। चलते हैं आगे। विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इन्वायरमेंट। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग समझेंगे कि विजयनगर का जो राजधानी है उसके बारे में, विजयनगर क्या है, विजयनगर सॉरी इसका कैपिटल क्या है, विजयनगर, इसके बारे में, है ना। देखिए कह रहा है कि अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। विजयनगर साम्राज्य जो इतना भी आपने अभी तक देखा है उसके तरह ये भी राजधानी था, कुछ अलग इसमें नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये उसका मैप है। देखिए तुंगभद्रा नदी है, हम्पी है, देखिए हम्पी है, केंद्र है ना, शाही है। देखिए मतलब ये आप बात को समझिए, ये विजयनगर साम्राज्य का मैप है ना, विजयनगर साम्राज्य का मैप है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओके, ऊपर में तो तुंगभद्रा नदी है ना, देखिए ये ऊपर बीच में देखो जस्ट नदी, ये दोआब, नदी के नीचे जो है ये पवित्र केंद्र है ना, यहाँ पे मंदिर है। ये हम्पी है ना, हम्पी जो आपको आप देखते हैं आज, यहाँ पे राजा रह रहा है। मतलब आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपका रॉयल सेंटर है, रॉयल सेंटर मीन्स कि राजा रह रहे हैं। और ये जो आपका मेनली जो आपका साउथ ईस्ट पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट जो है यहाँ पे आपका अर्बन सेंटर मतलब शहर है ना, अर्बन सेंटर है। तो आपको ये सब कुछ चीजें ये ध्यान में रखना है, आगे हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए तो शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजा तथा उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख है, महत्वपूर्ण घटना का विवरण है।
कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की, इसके बारे में विचित्र लिखा। निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी व्यापारी में, इटली का है, अब्दुल रजाक कृष्णदेवराय अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के टाइम में आया, है ना। निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया, तो देवराय फर्स्ट के समय में आया, है ना। लेकिन बारबोसा डोमिंगो पेस पूछा तो कब आया, तो वो आया कृष्णदेव राय के टाइम में आया, है ना। तो आपको वही सब बताया जा रहा है कि वो आए और उन्होंने बहुत कुछ लिखा जिससे हमें आज की जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर है, चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण भी है, एक्सपर्ट भी है। डोमिंगो पेस ने क्या लिखा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। डोमिंगो पेस जो कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के टाइम में आया, कह रहा है इस शहर का परिमाप मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता था। इतना बड़ा था कि मैं अब इसका परिमाप नहीं बता सकता, मैं हर जगह घुमा भी नहीं हूं। कह रहा है कि मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जैसे जहां से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया, मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि बहुत कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच था। अब देख सकते भाई, आप मैप बनाओ, अब ये जब मैप बनाओ कृष्णा तुंगभद्रा, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य तो काफी बड़ा है ना यार, है ना। जस्ट लाइक मौर्यन एम्पायर, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि जब गुप्ता था उस तरह की इतना बड़ा एरिया, तो इसको कैसे समझ पाएगा, है ना। वह मुझे रोम जितना, तो इटली का रोम है, रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। आवास के बगीचों, पानी, नालियां, तो ये बताया कि क्या क्या चीजें हैं। राजा के महल के समीप खजूर के पेड़ हैं जो अन्य और बहुत सारे फल के पेड़ है ना। तो चलिए ये तो हो गया कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो काम का होगा उसको समझेंगे। देखिए वाटर रिसोर्स, जल संपदा के बारे में, है ना। कह रहा है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड। तुंगभद्रा नदी एकदम जलाशय का निर्माण कर रही है ना। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। मतलब जो तुंगभद्रा नदी के आसपास जो पहाड़ियां हैं वो ग्रेनाइट के से निर्मित है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है। मतलब ये जो पहाड़ियां हैं शहर के चारों ओर एक तरह से बॉर्डर का निर्माण कर रही है। इस पहाड़ी से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती है। इस पहाड़ी से बहुत सारे जलधाराएं हैं, ये पहाड़ है और इस नदी से मिलती है तुंगभद्रा से। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बनाए गए थे। मतलब सारा ये सब जगह तालाब बना हुआ है ना, हौज। क्योंकि यह प्रायद्वीप के सबसे सूक्ष्म क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले आने में व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। जो अब तुंगभद्रा नदी की बात करेंगे, मैंने मैप बनाया है ना, मैप यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के आसपास बहुत सारे रिजर्वोयर्स देखे गए हैं ना। तो ये शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पे पानी जमा करना, फिर पानी को नगरों और ये सारे क्षेत्रों में पहुंचाने का काम होता था। सबसे महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। कमलपुरम जलाशय, इस हौज के पानी से न केवल आसपास से खेतों की सिंचाई होती बल्कि एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक, राजकीय केंद्र मतलब आपका जो रॉयल सेंटर था, जो जहां पे राजा लोग रह रहे हैं, वहां पर भी पानी इस कमलपुरम जलाशय से जाता था। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक और जलाशय जो हिरिया नहर बोलते हैं, जो कि संगमा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, आज भी रूइंस के बीच देखा, मतलब आज भी जो टूटे फूटे खंडहर में देख सकते हैं। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सूचित करने में प्रयोग किया जाता। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। मतलब वहां पे लिखा गया कि धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाले घाटी। अब जनरली आप बात को समझेंगे कि ये आपका है क्या, सेक्रेड सेंटर जहां पे मंदिर है, और दिस इज द अर्बन सेंटर। इसके बीच वाला जो एरिया है ना, केंद्रीय भाग, तो दिस इज ये जो है हिरिया कैनाल से इरिगेशन होता था। तो आप बात को समझेंगे, हिरिया कैनाल, द कमलपुरम कैनाल, ये सब नाम आपको याद रखना है जो आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किले, बंदी तथा सड़क। देखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात को आप समझेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कृष्णदेवराय है ना, पायस क्या, डोमिंगो पेस है ना, डोमिंगो पेस पोर्टुगीज, उसने कृष्णदेवराय के बारे में क्या बोला, टैंक के बारे में, कि राजा ने एक टैंक बनाया है ना, जो दो पहाड़ियों के मुहाने बनाया
है ना, जो पानी आती थी दोनों साइड में, कहीं से भी आता पानी, पानी उसमें जमा होता था, है ना। ये बताया जा रहा है कि उसमें 15 कितना पानी था, लगभग 15 किलोमीटर से पानी आता था, पाइप के माध्यम से आता था, फिर धीरे धीरे नीचे आता था पानी, और ये पानी है जो लेक से, तो ये सब बताया जा रहा है कुछ मतलब कि एक कृष्णदेव राय के द्वारा बनाए गए तालाब का विवरण बताया जा रहा है, जलाशय का विवरण, हौज का विवरण बताया जा रहा है, किसके द्वारा, पेश के द्वारा। तो कंप्लीट है, कोई बात नहीं, छोटे किलाबंदी और सड़क, फोर्टिफिकेशन। देखिए फोर्टिफिकेशन जरूरी था ना यार, कोई अटैक ना कर दे, तो फोर्टिफिकेशन तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर। अब पूरे राजाओं के बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदियों के दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया चारों तरफ। कह रहा है कि फारस मतलब पर्सिया से जो आया था कालीकट, कालीकट मतलब जो आज कोझिकोड बोलते हैं, कालीकट में जो एक एम्बेसडर है उसका नाम था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक किस समय में आया था, तो आपका देवराज सेकंड के टाइम में। तो कह रहा है कि उसने ये जो फोर्टिफिकेशन देखा, जो पूरा ये घेरा हुआ देखा ना, उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने बोला कि 7 फोर्टिफिकेशन है, 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, 7 दुर्ग हैं, पूरा जो साम्राज्य है ना वो पूरे 7 बाउंड्री, 7 बाउंड्री चारों तरफ है उसका, 7 वॉल दीवार है। केवल शहर को ही नहीं घेरा गया है, बल्कि कृषि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको घेरा गया, जंगलों को घेरा गया, है ना। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, ये पहाड़ी उसके चारों तरफ दीवार है। अब देखिए कितना मतलब दीवार बनाया गया। कह रहा है यह विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी शून्यकार थी, गारे या जोड़ने के लिए किसी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं। अब ये जो ईंटें हैं वो गारे से जोड़े नहीं गए थे, कोई भी, नो मोटार्स, किसी भी मोर्टार या गारा या चूना इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्लॉकिंग सिस्टम था, उसकी ईंटें इस तरह से बनाए गए ना कि एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से इनके दीवारें बनाए गए ना, तो इस बात को समझेंगे। पत्थर के टुकड़े फनकार थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे, देखिए अब इस बात को समझेंगे। दीवार के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था, बर्गाकार था, आयताकार, बुजुर्ग बाहर की ओर निकले हुए थे। बुर्ज, अब बात को समझेंगे कि जब इस तरह से पूरा चारों तरफ बनाया गया बाउंड्री, तो कहीं कहीं बुर्ज है, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा निकला हुआ भाग है, यहाँ से कभी अटैक कोई कर रहे तो यहाँ से तोप वोप चलाने के लिए जो भी चीजें हैं, तो इस तरह से चीजें हो सकती है, आपको बनाया गया। ठीक है, इसको कोई काम का नहीं है। ये बताया जा रहा है कि पहली परिधि से शहर प्रवेश करने तक की दूरी बहुत कम है, जिसमें खेत और धान उगाते थे, और कई गार्डन्स भी हैं जहां 2 झील लाया था। इन कथनों की आज से पुरातत्व द्वारा पुष्टि की गई, जिन्हें धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के। अब धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र, अर्बन सेंटर साउथ ईस्ट, सेक्रेड सेंटर जस्ट तुंगभद्रा दोआब के तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी उसके नीचे था, सेक्रेड सेंटर है ना, इसके बीच के एरिया के बारे में बताया जा रहा है ना। ओके, जहां पे खेती होता था। आपके विचार से कृषि क्षेत्रों में किलेबंद भूभाग क्यों किया था, मतलब बता रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड को क्यों घेरा गया। ठीक है, महल को घेर दो, है ना, अर्बन सेंटर को घेर दो कि अटैक करना कर पाए, लेकिन आखिरकार इन एग्रीकल्चर फील्ड को क्यों घेरा गया, व्हाई एग्रीकल्चर ट्रैक्ट वेयर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया। समझेगा बात को। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य कर देना। जनरली आपने पढ़ा होगा, जब मेडावल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ होगा, कभी आपने पढ़ा होगा कि जनरली फूड सप्लाई को कट कर देना। किसी भी राजा को हराना था तो उसके फूड सप्लाई को, वाटर सप्लाई को कट कर देते हैं, और जब ये कट कर देने से वहां की जनता परेशान, वहां का राजा परेशान, फिर राजा ऑटोमेटिक आत्मसमर्पण कर देगा, है ना। मुल्तान को बारे में समझेंगे आप लोग जब पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ेंगे, गजनी का पढ़ेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए इस चीज को से पहले इस चीज को से समझ गया, ये विजयनगर साम्राज्य के लोग समझ चुके हैं, राजा समझ चुके हैं कि नहीं, हमें एग्रीकल्चर ट्रैक्ट को पहले भी करेंगे कि इस पे भी अटैक ना कर पाए। ऐसा हो जाएगा कि अगर किसी ने भी हमारे इस फसल वाले क्षेत्र को कब्जा कर लेगा तो जाहिर सी बात है हम खाने पीने के लिए तरफ जाएंगे और फिर हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। इसलिए बताया गया है
कह रहा है कि खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बात करना होता था। ये घेराबंदी कई महीने तक, वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अनागारों का निर्माण करते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। जाहिर सी बात है, दूसरे किलाबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी थी और तीसरी शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिससे महत्वपूर्ण इमारतों में प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। जाहिर सी बात है, चारों तरफ बाउंड्री की बात कह रहा है, तो कोई काम का नहीं। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने से अक्सर उन संरचनाओं को प्रभावित करते जिन्हें प्रवेश को नियंत्रित करते थे। किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर मेहराब और साथी द्वार के ऊपर गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। ये जो गेट बना था हर एक, जैसे आप देख सकते हैं गेट है ना, ये देख सकते हैं, ये सब कहीं ना कहीं सब सुल्तान, जो तुर्की सुल्तान है उसके आइडिया, उसके कंसेप्ट है, गुंबद है, ये सब चीजें कहीं ना मुस्लिम आर्किटेक्चर को आपको देख रहे हैं। तो इंडो इस्लामिक इसलिए बोला गया इस शैली को, है ना। तो ये गेट है एंट्री करने का, है ना, दीवार के, मतलब ये वॉल के जो फोर्टिफिकेशन है उसको एंट्री करने का ये गेट है, इसके बारे में बताया। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कुछ चीजें हैं तो समझने लगे, कोई काम नहीं, आगे चलते हैं। शहरी केंद्र, शहरी केंद्र के बारे में समझें। अर्बन सेंटर, शहरी केंद्र तो आप समझेंगे उत्तरी पूर्वी कोना में है ना, उत्तरी पूर्वी कोना में पूरा शहरी केंद्र है, जैसा क्या हमने बताया। ओके, कह रहा था कि जो शहरी केंद्र था वहां पे सब कुछ मिला। वहां पे बोल रहा है कि चाइना के लेके बहुत सारे बर्तन मिले हैं ना, जो फूटे हुए। फिर बोल रहा है कि हो सकता है ये चाइना, ये सब वस्तु का चाइना के पोर्कलेंस, चाइना पोर्कलेंस, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है, चीनी मिट्टी की चीजें हैं, ये अमीर वर्ग इस्तेमाल करते होंगे। बोला गया कि यहाँ पे मुस्लिम व्यापारी भी रह रहे हैं, है ना, मकबरा मस्जिद भी है, फिर भी उसका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडप स्थापत्य से मिलता जुलता। बोला कि ये सब जो जितने भी मंदिर बने हैं आपका विजयनगर साम्राज्य में, हम्पी में, वो और यहाँ पे जो मस्जिद मकबरा, उन सबको कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। समान लोगों के आवास जो अब तक अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, है ना। अब देखिए, हम लोग अमीर लोग के बारे में हम लोगों ने देखा सब कुछ, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके बारे में, कॉमन पीपल्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने समझा। लेकिन जो बारबोसा है वो कहता है लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पे, अब एक ऑक्यूपेशन वाला लोग, लोहार है तो एक जगह रह रहा है, सुनार एक जगह रह रहा है, मतलब डिपेंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, है ना, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये बारबोसा ने इस चीज को बोला, ठीक है, क्या व्यवसाय के आधार पे स्थित है। करा क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे, के प्रचलन की ओर संकेत, मतलब शहर में बहुत सारे पूजा वाला क्षेत्र भी है। करा सर्वेक्षण ये भी इंगित करता है कि कुएं, बरसात के पानी और जलाशय, साथ ही मंदिरों का जलाशय संभवतः, तो ये तो ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं, कोई काम करने। आगे चलते हैं, ठीक है। राजकीय केंद्र, रॉयल सेंटर, रॉयल सेंटर दैट मीन्स राजा जहां रह रहा है ना। रॉयल सेंटर कहां था? साउथ वेस्ट पार्ट में। इसमें बताया जा रहा है कि 16 से अधिक टेम्पल्स हैं। अस्पष्ट मंदिर और संप्रदायों को परिचय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, है ना। जाहिर सी बात है कि पैट्रोनेज देना मंदिरों को, है ना, मंदिरों को पैट्रोनेज देना एक कहीं ना कहीं शासकों के बीच में एक आम बात रहा। और ये कह रहा है कि मंदिर है, कोई कम्युनिटी या कोई भी जैन धर्म हो, बुद्धिज्म हो, तो हर एक शासकों ने उनको आश्रय दिया, उनको श्रेय दिया। ऐसा नहीं कि उसको हटा भगा दिया, ऐसा नहीं था। तो ये इन देव स्थलों को प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध में माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करना तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ धर्म से भी जोड़ते हैं अपने आप को शासक, है ना। डिवाइन जो थ्योरी है, डिवाइन किंगशिप थ्योरी, उससे भी जोड़ते हैं, उसके बारे में बताया। लगभग 30 महल आपको देखने को मिला है ना, जो बहुत बड़े थे, जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती थी। कह रहा ठीक है, जो सैक्रेड सेंटर, जो आपके जो टेम्पल्स है वहां पर तो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं, है ना, जो 60 टेम्पल वहां पर, लेकिन जो महल मिले हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि वो महल है तो वहां पे राजा के परिवार रहते होंगे, लेकिन वहां पे कोई ऐसा नहीं मिला है कि धार्मिक कार्य वहां पे संपन्न होते थे, ऐसा कुछ नहीं है ना। कह रहा है कि और एक अंतर है कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थी, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिक संरचना भिखारी वस्तुओं से बनाई गई थी।
आप बात को समझेंगे। कह रहा है कि जो टेम्पल्स हैं, है ना, जो टेम्पल्स हैं वो बने हुए हैं मैसनरी से, मतलब एकदम राजमिस्त्री द्वारा बनाया गया है, गारा वारा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग्स वाज मेड ऑफ पेरिसेबल आइटम, लेकिन इन्हीं के जो मंदिरों के जो सुपर स्ट्रक्चर जहां पे मंदिर बनाए गए हैं वो वैसे मटेरियल से बनाए गए जो आगे जाके खराब हो सकता है, लकड़ी के हैं इस तरह के। ओके, अब देखिए महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा जनरली महानवमी दशहरा, अब देखते हैं जो 9 दिन नवरात्र होता है उससे उठाया गया एक शब्द है महानवमी डिब्बा। उसके बारे में क्या कह रहा है, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा जिसे संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है, कि में बारे में क्या लिख रहा है ना, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा के बारे में। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच है, सुंदरता से चित्रित। ऊपरी मंच पर विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहां मूर्ति एक पूजा स्थल है, और एक अन्य में बीच में चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राजा का सिंहासन खड़ा हुआ है। देखिए महानवमी डिब्बा प्लेटफॉर्म एक तरह से, इस पे पूरा इस तरह से बिल्डिंग्स बने थे, मतलब ऊंचाई पे लगभग 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था इस पे, ठीक है। और बता रहा है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी, मंच का आधार उबारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा था, कोई काम का नहीं है। देखिए इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचना का नामकरण भवनों के आकार और उनके कार्य के आधार पर किया गया। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र के सबसे विशाल, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच है, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और जिसके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसके आसपास निश्चित दूरी तक लकड़ी के स्तंभ के छेद बने हुए, तो कोई काम नहीं। देखिए महानवमी डिब्बा, सवाल यहां पे ये पूछेगा, महानवमी डिब्बा स्ट्रक्चर्स फाउंड इन, महानवमी डिब्बा स्थापत्य स्ट्रक्चर्स कहां मिला है, किस साम्राज्य में मिला है, इस तरह सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए विजयनगर साम्राज्य में, क्लियर है। बाकी 40 फीट ऊंचाई पे था, कोई काम का नहीं है ना। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान कह रहा है कि सितंबर अक्टूबर में होता था, है ना। कह रहा है जैसे कि आप देखते थे दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में, नवरात्रि, ये सब इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। पूजा होता होगा इसके बारे में। देखिए ये सवाल है, ये जो है ना, ये कह रहा है कि ठीक है वही महानवमी डिब्बा में ये सारे बताया जा रहा है कि पूजा होता था, है ना। शासक सब लोग आते थे, राय आते थे, नायिका आते थे, है ना, वो सब लोग पूजा करते थे, है ना। बलि सैक्रिफाइस जग यज्ञ होता था, जुलूस निकलता था, जो राज्य के जो घोड़े थे उसके पूजा होता था, रेसलिंग होता था, नायिका राजाओं को नजराना भेंट करते थे, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं, कोई काम का नहीं, ठीक है। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमी, औरत तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ, मतलब कह रहा है कि ठीक है यहाँ पर इतना बड़ा मेला ये सब चीज होता था, तो क्या ये इतना इसके आसपास में इतना बड़ा एरिया था कि इतने लोग खड़ा हो सकते थे? तो बोला ऐसा नहीं था। तो मतलब आज भी कंफ्यूजन का बात है कि क्या होता था पता नहीं, है ना, तो हमें छोड़ेंगे। राजकीय केंद्र के स्थित अन्य भवन, अब हम लोग पैलेस की बात करें, रॉयल सेंटर पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर एक और चीज मिला है, वो है लोटस महल। लोटस टेम्पल नहीं, ध्यान रखो गलत हो जाएगा, लोटस महल। लोटस महल का नामकरण किया गया, जैसे कॉलिन मैकेंजी है ना, उन्होंने लोटस महल का नामकरण किया है ना, क्योंकि उसका संरचना उसी तरह से बना था। देखिए उसी तरह से, देखिए ये देखिए लोटस महल ओरिजिनल में है, और उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पीछे देखा था ना। लोटस महल के बारे में बताया जा रहा है ये कि ये हो सकता है काउंसिल चेंबर होगा जहाँ पे राजा अपने एडवाइजर के साथ मीटिंग करता होगा, है ना। ये सब चीजें बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हजारा मंदिर, हजारा स्वामी का मंदिर जो है कहा जा रहा है कि ये मंदिर उसके राजा और उसके परिवार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा। कह रहा है कि बीच में कोई कह रहा है कि बीच में जो मंडप जो होते बोलते जिसको बोल देते हैं हम लोग के गर्भगृह, वहां पे कोई मंदिर, वहां पे कोई मूर्ति नहीं मिला है, लेकिन दीवारों के पटल पे मूर्तियां बनाई गई हैं, है ना, फिगर उनके मतलब मूर्ति बनाई गई है ना।
चलिए ये सब कोई काम का नहीं है। हजारा रामास्वामी का मंदिर वही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि भाई विजयनगर को ही राजधानी क्यों चुना गया। तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या स्थानीय मान्यता भी था कि ऐसा बोला जाता है, जो मतलब वहां पे जो लोकल कहावत था कि यहीं पे जो वानर राज्य है ना, सुग्रीव व वालिब हैं, वहीं पे रहते थे। उसी और अन्य जो मान्यता उसके अनुसार था कि मातृ पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, मतलब विरूपाक्ष जो विष्णु का रूप है ना, सॉरी शिव का रूप, विरूपाक्ष के लिए जो राज के जो देवता थे, ये राज के संरक्षक थे। पूरा विजयनगर साम्राज्य, आप बोल सकते विजयनगर जो कैपिटल है, विजयनगर के संरक्षक के रूप में, है ना, किनको बोला जाता था, विरूपाक्ष को। तो बोलता है कि जो मातृ देवी थी, जो मदर गॉडेस थी पंपा देवी ने उनसे विवाह के लिए बहुत तप किया था। ये भी था। आज तक विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। आज भी इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। इस क्षेत्र में मंदिर का निर्माण बहुत काफी टाइम से था। पल्लव थे, चालुक्य थे, होयसल थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण किया। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देने में अक्सर देवता का व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। चलिए ये सब है कि जनरली राजा अपने आप को धर्म से जोड़ रहा है। मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। आपको पता है, जैसा आपने देखा तंजावुर के बारे में देखा था, बेलेश्वर टेम्पल के बारे में। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता संपत्ति के लिए करता है। यह संभव है कि विजयनगर स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक जो थे भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। जब भी कोई साइन करता था कन्नड़ लिपि में, वो जितना भी आदेश निकालते थे तो कन्नड़ लिपि में सिर्फ विरूपाक्ष लिख के ही निकालते थे। आज हम लोग देखते हैं कोई भी धार्मिक चीजें निकालते हैं, जैसे कोई भी एक संगठन के रूप में, तो जनरली आप देखते हैं कि कहीं ओम लिख देता था, कहीं वो लोग ओम लिख रहे हैं ना, ठीक है, कहीं लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कहीं लोग जय श्री राम करके चीजों को कोई ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें अपने आप को धर्म से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे श्री विरूपाक्ष करके, है ना, कोई भी राजा कोई भी ऑर्डर निकाल रहा है तो श्री विरूपाक्ष लिख रहे हैं ना, हर एक चीज में। तो जनरली राजा जोड़ रहे हैं अपने आप को भगवान से, है ना, इस बात को हम लोग समझेंगे। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राना का प्रयोग करते हैं। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा का राजा, हिंदू सुल्तान तो हिंदू राजा के रूप में वर्णन किया है। तो हिंदू सूरत राना एक शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने, हिंदू सूरत राना। तो हिंदू सूरत राना का मतलब है हिंदू सुल्तान, हिंदू राजा, है ना, इस बात को समझेंगे। विजयनगर शासकों ने पूर्वकालिक पहले से चल रहा परंपराओं को अपनाया, है ना, इस बात को समझेंगे। और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें विकसित किया, इस बात को हम लोग कंप्लीट रखेंगे, ठीक है, कोई काम का नहीं है ना। गोपुरम एंड मंडप, गोपुरम वही गेट है ना, गेट मंदिर का एंट्री गेट है ना, गेटवे टू द टेम्पल, गोपुरम। गोपुरम जो कृष्णदेवराय का माना जाता है कि उनका देन है ना। मंडप जहाँ पे सभा हो रहा है ना, या आप बोल सकते हैं कि जनरली मंडप जहाँ पे, आप चले आगे बताते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में, ठीक है। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में कई नए एलिमेंट्स आए, जैसे कि आप देख सकते हैं गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों के मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। अब ये बात समझिए कि गोपुरम इतना बड़ा बनता था कि उसके सामने मंदिर छोटा पड़ जाता, मतलब मंदिर मतलब बहुत ही नॉर्मल लगता था, है ना, इस बात को समझेंगे, ठीक है। ये मंडप है, जैसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भगवान का विवाह हो रहा था, ये मंडप है ना, मंडप, इस बात को समझेंगे, है ना। और कुछ और क्या इसमें है, मंडप है, मंडप के बारे में बताया गया है, ओके ओके। अब हम समझेंगे किसके बारे में, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण बहुत पहले हुआ था, जनरली ऐसा बोला जाता है कि बहुत पहले हुआ था। हो सकता है उस निर्माण हुआ होगा तो छोटा हुआ होगा, नॉर्मल हुआ होगा, केवल बहुत नॉर्मल, लेकिन बाद में धीरे धीरे कृष्णदेवराय ने इसको बनवाया, इसके बारे में बोला जा रहा है ना। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसमें कहीं बहुत बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप जो है कृष्णदेवराय ने बनाया जब वो गद्दी पे बैठे थे। इसके सुक्षमता के उत्कीर्णता संबंधों से पूर्वी गोपुरम ईस्ट में जो गेट है वो भी इन्होंने बनाया, है ना, इस बात के हम लोग समझेंगे, ठीक है।
मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के लिए किया जाता है। इसमें से कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटकों का, ठीक है, ये कोई। दूसरा है विठल विठल मंदिर। विठल मंदिर है जो जनरली देखिए, विठल जो है महाराष्ट्र में, विठल जो है विष्णु का रूप के रूप में विठल स्वामी का पूजा होता है। तो वहां देखिए विजयनगर साम्राज्य ने हर एक क्षेत्र से चीजों को कहीं ना कहीं लिया है ना, किसी का आर्किटेक्चर को लिया, कहीं धार्मिक चीजों को लिया। देखिए तो महाराष्ट्र से इसने क्या लिया, एक विष्णु के रूप है, विठल का रूप लिया, उसके लिए मंदिर बनाया, विठल स्वामी का मंदिर है ना, विठल स्वामी का मंदिर बनाया। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें आप विठल स्वामी का मंदिर में जनरली जो कहने का मतलब है, जो रथ उनके दीवारों पर रथ बनाया गया है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए कोई काम करने, आगे चलते हैं। ये बाजार के बारे में है। बाजार के बारे में क्या ही पढ़ेंगे, बाजार के बारे में कोई काम नहीं है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे मतलब बाजार थे, है ना, उसमें सब कुछ सेल हो रहा है, बाई हो रहा है, उसके बारे में कोई काम का नहीं है। हाँ, ये देखिए बताया जा रहा है कि जब मैप बनाया गया ना, विजयनगर साम्राज्य का मैप बनाया गया, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक जैसे जॉन एम फ्रिड्रिच हैं, जॉर्ज मिक्सेल हैं और एमएस नागराजा हैं, उन्होंने बहुत साल तक काम किया और उन्होंने बोला कि हमारे स्टडी में जब हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के मोन्यूमेंट्स के बारे में देखा, तो हमने देखा कि सारे जो लकड़ी की जो बने चीजें थे वो सब खराब हो गया, कॉलम हो, ब्रैकेट हो, बीम हो, सेलिंग हो, सब खत्म हो चुका है ना। तो ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। तो कोई काम का नहीं है, चलिए सब नहीं है काम का, ठीक है। कि बाजार के बारे में क्या बोला है, डोमिंगो पेस ने बाजार के बारे में क्या बोला है कि देखो हम बाजार में बहुत कुछ मिल रहा था, सब कुछ मोती है, छोटे मोती है, वस्त्र हैं, हर एक वस्तु आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। सबसे विश्व का सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो कोई काम का है ये। फिर देखिए जो नूनीज है वो भी आए थे, वो भी उसने भी बताया विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या क्या चीज देखा कि सब कुछ मिल रहा है, फल है, सब सस्ता मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है ना, मटन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। विजयनगर साम्राज्य को विषनागा बोला है, विषनागा। अच्छा, विषनग शब्द इस्तेमाल किया गया है विजयनगर साम्राज्य के लिए। विषनग था कर्नाटक साम्राज्यम हो गया, है ना, कर्नाटक साम्राज्यम हो गया, है ना, सिटी ऑफ विक्ट्री हो गया, है ना, सिटी ऑफ विक्ट्री या विक्ट्री सिटी बोल सकते हैं। ये सब इस्तेमाल हुआ कि अब विषनग किसने बोला, नूनिज ने अपने शब्द, नूनिज ने है ना, फर्नांडिज नूनिज ने किसका, विषनग शब्द का इस्तेमाल किया फॉर द विजयनगर साम्राज्य। ओके, चलिए हो गया हमारा ये तो, है ना। अभी देखिए डोमिंगो पेस ने बताया कि देखिए जैसे ये विजयनगर कृष्णदेवराय का मूर्ति है, तो अपने आप को कैसे दिखाता था। राजा के बारे में कह रहा है कि मंझला कद, ज्यादा लंबा भी नहीं, गोरा रंग, अच्छी काठी, खुद कुछ मोटा, चेहरे पर चेचा के कुछ दाग, उसके बारे में बताया, ठीक है। देखिए कुछ डेट है, दिल्ली सल्तनत, ये सबको पता है, सबको याद है ना। उड़ीसा में गजपति राज का स्थापना, देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण डेट 1435 में, है ना। बहमनी राज का स्थापना 1347 में, और विजयनगर सबको पता है, हरिहर बुक का कंप्लीट है। अहमदाबाद, बीजापुर तथा बेरार में सल्तनतों का उदय 1490 के आसपास में हुआ। पुर्तगालियों द्वारा गोवा 1510 में, सबको पता है, ये याद है, ये तो बहुत रिपीटेड सवाल है। बाबर द्वारा मुगल, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। यूनेस्को तो 1986 में थी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 1986 में हम्पी को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, तो ये याद रखना। बाकी जो मैंने अंडरलाइन किया है वो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, फिर बाकी सवाल है तो कोई काम का नहीं है। तो हम लोगों ने इस विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो हमारा आएगा मुगल, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9 है ना, उसको हम लोग कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। हो सकता है हम लोग चैप्टर नंबर जनरली हो सकता है चैप्टर नंबर 8 को हम लोग स्किप भी करेंगे, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा तो उसमें उतना ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं डालेंगे। फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग इसकी जैसा ही उसको भी खत्म कर देंगे, नहीं पूरा, है ना। बस हमारा ये मिडावल में 2 बचा है, 2 तो हम लोग लगभग 1 दिन या 2 दिन में कवर कर लेंगे उसको, बिफोर मंडे, है ना। मंडे अभी हमारा आज हमारा क्या वेडनेसडे है ना, तो अभी हमारा इस जनरली हमारा 4 दिन बचा है मंडे के लिए, तो लगभग 4 दिन में हम लोग 4 चैप्टर तो कवर करेंगे, 4 या 5 चैप्टर। तो जनरली जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी खत्म होने के कगार पे रहेगा। आफ्टर होली के बाद हम लोग साइंस
स्टार्ट कर देंगे एनी हाउ, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर साइंस एनसीईआरटी चालू करेंगे। और साइंस एनसीईआरटी में 12 बोलता हूँ, मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, साइंस क्लास 7 का पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे मजा नहीं आएगा, वैसे आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। हम लोग करेंगे तो चैप्टर वाइज कवर करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब साइंस का पूरा आप समझ सकते हैं कि पेनिसिया मतलब पूरा रामबाण आपको मिल जाएगा। साइंस के सवाल कहीं नहीं छूटने वाले हैं, सारे बुक्स का निचोड़ बताऊंगा, एनसीईआरटी को पूरा इंक्लूड रहेगा, पूरा एनसीईआरटी इंक्लूड करके चीज़ों को बताएंगे, तो साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, साइंस का क्लास चलेगा, लंबा चलेगा भाई, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज पढ़ना है और लगभग सब में 12-12 चैप्टर होगा, तो लगभग 30 से 35 वीडियो आएगा और 30 से 35 वीडियो में लगभग मुझे 40 दिन तो लग जाएगा, तो साइंस खत्म होगा लगभग मई तक। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो मई से पहले मई तक खत्म कर देंगे साइंस को, है ना। तो आफ्टर साइंस फिर हम लोग ज्योग्राफी की ओर चलेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से जनरली कवर हो जाता है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।